Assalamu alaikum. Welcome in the lecture number 37 for batch 9. Today module number 8 इसमें हमने पढ़ना है ऑर्डर ब्लॉक प्लस लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री। बहुत ही आसान कंसेप्ट है जिसको कोई भी ट्रेडर जो बेसिक चीज़ें जानता है वो इस्तेमाल कर सकता है। आप लोग ऑर्डर ब्लॉक निकाल लेते हैं, आपको लगता है कि अब मार्केट यहाँ पर आएगी और यहाँ से एक मूव मिलेगा, रिवर्सल आएगा। समटाइम्स ऐसा नहीं होता। आपको तो एक एज पहले ही हासिल है उन लोगों पे जो सप्लाई डिमांड को नहीं जानते। आपको 50% से लेकर 100% एक्यूरेसी तक की सप्लाई और डिमांड के बारे में मैंने बता रखा है, और ये भी बता रखा है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कंटेन कर रहा होता है। अब इस पे भी आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन अगर चाहिए तो आप लोग जिस डर में मुब्तला हैं कि मैं अगर $1000 के अकाउंट पे लॉट साइज़ यूज़ कर देता हूँ 0.1, तो क्या मेरा अकाउंट कहीं खाली तो नहीं हो जाएगा, क्या मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा। परसों के दिन मुझे एक पर्सन ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए, 0.02 की एंट्री थी, एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन के $22,000 से ज़्यादा उसका लॉस चल रहा था इन लॉट साइज के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ गलत मैनेजमेंट की वजह से। गिव मी अ मोमेंट, इट्स फॉर योर इम्प्रूवमेंट। माइट बी पॉसिबल कि आई एबल टू शो यू। अगर मेरे जहन में उस पर्सन का नाम आ गया तो बल्कि निकल आया, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पर्सन है और जिन्होंने मुझे ये शेयर किया था। इनका जो है, मैं आपको नाम तो नहीं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, और वैसे इनका भी नहीं था, ये बैच 9 के ही हैं, इनके किसी दोस्त का था ये। इनने मुझे मैसेजेस भी किए थे। तो खैर, ये सीन है इनके किसी दोस्त का जिन्होंने सीखा नहीं है। हम इसको सिर्फ इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई लॉट साइज मैटर नहीं करती। देख रहे हैं ये चीज़, और ये $21,890 का लास्ट चल रहा है। $21,890 का लास्ट सिर्फ और सिर्फ ये माइक्रो लॉट्स के साथ। एंड कितने पिप्स की मूवमेंट बनती है, इमेजिन करें। इमेजिन 3000 से ओपन है, 3567 पे एंट्रीज इस वक्त प्राइसेस चल रही हैं। कितने पिप्स बनते हैं ये, आप इमेजिन करें। आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार बंदे ने इतनी लंबी लंबी 5-5 हज़ार पिप्स, इवन ये 5,000 से भी ज़्यादा बन रहा है, होल्डिंग की हुई है लॉस के अंदर, और एंट्री बिल्कुल यार छोटा सा। आपको इस तरह से बिल्कुल तबाह कर सकती है मार्केट अगर आप मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते। ठीक है, तो आपने भाई साहब इस चीज़ को तो सबसे पहले अपने जहन में बिठा लेना ना, बाकी बातें बाद में। ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आती है, वहाँ पे आप एंट्री करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट चलेगा, और वो नहीं चलता। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ आती है, इसको ब्रेक करती है और नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे चली जाती है। अब आपका यहाँ पर कुछ नहीं बनता, या फिर आपने एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ली या एक ब्रेकर से एंट्री ली और मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है। आपका टारगेट लेट से यहाँ पे लगा हुआ है, बट मार्केट यहाँ पे ऊपर चली जाती है और ऊपर ही जाई जाती है, नीचे आने का आपको मौका ही नहीं मिलता। ये होता है ब्लाइंड ट्रेड्स के ऊपर। जितने भी लोग ब्लाइंड ट्रेड्स करते हैं, लेवल आ गया तो ट्रेड करते हैं। अब लेवल भी बेशक आ गया तो उसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए हमेशा। सबसे जो मेन चीज़ है, आई विल प्रेफर इन एनी टर्म, इन एनी केस, कि भाई साहब स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी। अच्छा, यहाँ पे इसको जो लिखा हुआ है हमारे पास, पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। वेट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम द लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ करेक्टर इनसाइड द ऑर्डर ब्लॉक बिफोर एंट्री।
आपकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, इसमें जाने से पहले मैं आपको एक दफ़ा विजुलाइज करवाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, उसका ये स्ट्रक्चर है कि प्राइस ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा है बुलिश साइड पे, और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है जिसके अंदर 70% या इससे ज़्यादा की एक्यूरेसी वाली डिमांड मौजूद है, तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। किस कंडीशन में प्राइसेस नीचे आती हैं ये मैं आपको जो शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ, ये टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक। अब ये कौन सा प्रेफर करना है ये भी कल ही आपको बताया कि जिस टाइम फ्रेम में आपको अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए वो आप यूज़ कर लेंगे। अगर तो कैंडल्स बड़ी बड़ी हैं तो फिर आप 1 मिनट ही प्रेफर करें, अगर छोटी कैंडल्स बन रही हैं तो फिर आप 5 मिनट को प्रेफर करें, जिनमें कैंडल साइज 15 पिप्स, 10 पिप्स, 25 पिप्स, 20 पिप्स यहाँ तक हो तो वो आपके लिए सूटेबल है। अगर 1 मिनट की कैंडल भी बड़ी बड़ी बनी जा रही हैं, यानी मान लो कि 25 पिप की कैंडल 1 मिनट में ही बन गई, तो आप वहां पे अपना लॉट साइज डिक्रीज कर देंगे। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, प्राइसेस यहाँ पे आती हैं तो ये आपको बारहा बताया गया है कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर का आप वेट करेंगे, इधर जाके चेंज ऑफ करेक्टर हो तो इधर से आपकी एंट्री हो जाती है लाइक दिस। ये सबसे ज़्यादा सेफ, कंजर्वेटिव, हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप है। अगर इसमें आप यहाँ पर मौजूद ये चीज़, यहाँ पे बताई गई ये दो चीज़ें और यहाँ पर हुआ हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी इम्पल्स वाला, ये सारी चीज़ें जाहिर बात है हर रोज़ मिलेंगी भी नहीं, लेकिन अगर मिल जाएं तो ये सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप है। अब इनमें बाद दफ़ा ये होगा कि यहाँ पे आके चेंज ऑफ करेक्टर तो हो गया, लेकिन इधर जो डिमांड थी वो हाई एक्यूरेसी वाली नहीं है, वो 50% है। ये बाज़ औक़ात ये ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इधर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होकर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आई हुई है। इन चीज़ों के साथ हमें अलाइनमेंट करनी पड़ती है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है विद द मार्केट कंडीशन। वी कांट ऑलवेज इम्प्लीमेंट आवर रूल्स ऑन मार्केट, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। जिस तरह से मार्केट खुद चल रही है हमें भी उसी तरह से मार्केट के साथ खुद को चलाना है। ये लाइन पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, अभी अभी जो बताया वही सब लिखा हुआ है। हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक निकाल के रखें अपने पास, चेक लिस्ट में टिक कर दें उस बॉक्स पे जहाँ पे आपने ये लिख रखा है कि 1 आवर ओबी, उस पर मार्केट आ गई। फिर आप आगे कुछ बॉक्स बना के रखें जी 5 मिनट, या फिर आप TF लिख दें सिर्फ कि कौन सा टाइम फ्रेम है जिसकी कंफर्मेशन आप ले रहे हैं। उसके आगे एक बॉक्स बना के उसमें लिख दें जी 1 मिनट। आपका 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर को फाइंड करना मकसद है। जिस भी टाइम फ्रेम में आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिला वो टाइम फ्रेम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपकी एंट्री, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस यहाँ पे आई, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर यहाँ से दोबारा जब पुल बैक पे आ रही है वो उसका आपने अलग लिखना है, वो आपने लिखना है एंट्री में। एंट्री ये लिखना ज़रूर है, इसके बगैर जो है ना वो काम नहीं चलेगा। 1 मिनट में एंट्री ली है, 3 मिनट में ली है या 5 मिनट में ली है, जिस भी टाइम फ्रेम में एंट्री ली है आप यहाँ पे लिखेंगे कि 5 मिनट सिग्नल, 5 मिनट सिग्नल लिख दें या आगे ऐसे लिख दें, सिर्फ एनफ है। ये आपने अपने पास जर्नल लाजमी करना है। फिर इसके नीचे सारी बात है वो सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई थी, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, टारगेट आपने क्या एक्सपेक्ट किया, एसएल क्या रखा, क्या बन रहा था टेक्निकली, आप उसमें से कब एग्जिट हुए, यानी ओवरऑल जो रिजल्ट है उसके आगे आपने लिखना है कि इस एंट्री इस प्राइस में एग्जिट हुआ। प्रॉफिट लॉस बेशक ना लिखें, जब आप ये लिख देंगे इतनी एंट्री थी, ये लॉट थी और यहाँ पे एग्जिट हुआ, तो प्रॉफिट लॉस आपका खुद ब खुद ही जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है वो आप जनाब अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाते जाएंगे तो सारी बात है फिर वो चीज़ें
आपको भी समझ आ ही रही है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि टाइम के साथ साथ जब आप अपना रिकॉर्ड देखते हैं पता चलता है मिस्टेक्स मेरी कौन सी हैं, तो इंसान को उन्हें इम्प्रूव करने का मौका मिलता है ना। अच्छा, एक दफ़ा प्राइस जब हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में एंटर कर दें, आपने 1 से 5 मिनट में शिफ्ट कर देना है, चेंज ऑफ करेक्टर नोट करना है, एंटर ऑन रिट्रेसमेंट, बिल्कुल सिंपल जैसे अभी आपको बताया। इंटरनल स्ट्रक्चर और कंटिन्यूएशन इम्पल्स, ये बहुत हद तक ना इसके साथ मिलता मिलता ही है। यहाँ पे एक हमने पढ़ा था लिक्विडिटी स्वीप प्लस चेंज ऑफ करेक्टर एंट्री, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ओबी पुल बैक। अब यहाँ पे जो है ना इसको हम एक दफ़ा पढ़ चुके हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ करेक्टर एंट्री है। इसको आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर प्राइस बुलिश जा रही थी, यहाँ पे आके चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ये वाला बड़े टाइम फ्रेम में, ये 1 आवर का ही चार्ट है अभी मान लें, इधर से प्राइस पुल बैक के लिए जाती है ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यहाँ पे जाके 1 मिनट में शिफ्ट करके इधर से भी वही सेम कंडीशन देके सेल कर सकते हैं। यानी अब ये बड़े टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है और इसकी बेस पे यहाँ से एंट्री है। यानी अभी तक तो ये था ना कि बुलिश ट्रेंड है जी, इधर आई है इधर से बाय कर लो, बेरिश ट्रेंड है जी, इधर आई है इधर से सेल कर दो। अब कुछ और थोड़ा सा ऐड हुआ कि अगर ट्रेंड शिफ्ट होता है और ट्रेंड शिफ्ट जहां से हुआ था, जो ओरिजिन ऑफ स्मार्ट मनी इम्पल्स है, वहां से आप सेल या बाय कर सकते हैं, वही सेम 1 से 5 मिनट की कंफर्मेशन को देखते हुए। चेंज ऑफ करेक्टर जब हो जाए, आपने कहाँ से ट्रेड फाइंड करनी है, ये भी एक सवाल जहन में आता है कि ये जी जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया था, इधर आके प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर तो कर दिया, अब हम एंट्री इधर कितनी रिट्रेसमेंट पे देखेंगे। अभी मैंने आपको Q&A सेशन के अंदर एक चीज़ बताई थी कि भाई साहब अगर ये पैटर्न है, इसमें प्रोबेबली आपको इसके करीब से एंट्री मिलती है, जो गोल्डन एरिया होता है, अगर ये पैटर्न है तो इसमें आपको इसके करीब से एंट्री मिलती है। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यहाँ पे जाके प्राइस नेकलाइन के करीब, तो यहाँ पे नेकलाइन यहाँ पे पड़ी है, तो इधर से रिट्रेसमेंट हो रही है, तो इसके करीब ही आपको ट्रेड सेटअप मिलना चाहिए। इधर आपको कुछ सिग्नल कैंडल्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, वो आपको मिल सकती हैं, उनका बड़े आपको डिटेल से तरतीब के साथ बताऊंगा, डोंट वरी। आप इसके अलावा फिबोनाची लगा सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो टूल है, लो से लेके हाई तक, उसमें जो आपके पास डिस्काउंट एरिया निकले उसमें आप बाय कर सकते हैं, और ऊपर की साइड पे है अगर तो प्रीमियम एरिया से आप सेल कर सकते हैं। वॉल्यूम स्पाइक प्लस प्राइस एक्शन एंट्री। Volume spike often signals smart money entry if it aligns with an order block fair value gap or change of character. It confirms strong intent. अभी तक हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे, ऑर्डर ब्लॉक एंट्रीज की, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेकर ब्लॉक एंट्रीज, ये चीज़ थोड़ी सी यूनिक होगी। अब वॉल्यूम शुरू हो गया आगे, ये सारे पढ़ के हम कैंडल्स को इटसेल्फ देखेंगे कि कैंडल्स किस तरह से हैं, तो इसको जल्द से जल्द जो है हम कंप्लीट करते हैं। कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक है या फेयर वैल्यू गैप है या चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो आप एक वॉल्यूम स्पाइक पर कैसे एंट्री ले सकते हैं, इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। एंटर ऑन पुल बैक टू द ओबी और फेयर वैल्यू गैप, यानी एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक की तरफ पुल बैक हो तो वहां से एंटर हुआ जाता है, जिसकी वजह से दैट कॉज्ड वॉल्यूम स्पाइक। आइडियली व्हेन प्राइस प्रिंट्स अ कंफर्मेशन कैंडल, इस चीज़ को आपने ना अपने दिमाग की जो है ना नसें, उनमें हर दिमाग के खाने में नक्श कर लेना है। एक पर्सन थोड़ी देर पहले Q&A सेशन में कह रहे थे ना कि मैं जी एंट्री तो ले लेता हूँ, लेकिन वो क्या होता है, मुझे लगता है कैंडल नीचे जा रही है, यानी एक ग्रीन कैंडल बन गई है, अगली कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है नीचे आ रही है, इस तरह से मुझे लगता है यहाँ पे ये विक छोड़ के इस तरह ऊपर जाकर ग्रीन क्लोज होगी, मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ और वो नीचे ही आ जाती है, या इसी तरह सेल की साइड पे भी। तो इस चीज़ से आपने किस तरह अपने आप को निकालना है, कोई मजाक की बात नहीं है, इट्स अ सीरियस एंड वैलिड क्वेश्चन।
और आपको इसके साथ टैकल करना आना चाहिए। जब प्राइस एक कंफर्मेशन कैंडल प्रिंट करे एंट्री तब होती है, और टारगेट इसमें हम लिक्विडिटी ग्रैब जोन या फिर इम्पल्स को फॉलो करते हैं जब तक उसमें नॉन एडजेसेंट पीएमए के अकॉर्डिंग कोई अगेन रिवर्सल का सिग्नल ना बन जाए। वॉल्यूम स्पाइक एंट्री की हमें एक ये जो समझने सहूलत है कि इसको हम कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी एरिया से, छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, किसी भी जगह से इसको पकड़ सकते हैं गर्दन से। वॉल्यूम स्पाइक एंट्री। अब हमारे पास इसी चार्ट के ऊपर 15 मिनट है, बाय चांस 15 मिनट खुला हुआ है। यहां पे हमें एक नजर आ रही है कि ये सप्लाई है, इधर से जो शुरू हो रही है, ये टॉप कैंडल है, इसको हमने मार्क कर लिया ये इस तरह से। मार्किंग होगी हमारी एज अ रेजिस्टेंस, इसको हमने ले लिया कि ये रेजिस्टेंस आ गई। अब यहां पे अगर देखा जाए, एक अदद ग्रीन कैंडल है जिसका वॉल्यूम छोटा है, मतलब बायर का इंटेंट क्या है, लो हुआ है, एग्जॉस्ट हुई हुई है मार्केट। क्या हुई है? एग्जॉस्ट। इस वाली सप्लाई की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, लिख के बताएं जरा। इस वाली सप्लाई की एक्यूरेसी कितनी है जी? बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग। बट यहां पे आके क्या हुआ, वॉल्यूम ने कंफर्मेशन दी इस जगह पे, बड़ा वॉल्यूम था, अच्छी स्पाइक लगी। इसी स्पाइक के लगने की वजह से प्राइस में ड्रॉप आता है। अब इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। 5 मिनट में चले गए, मतलब कहीं पर भी हमें वॉल्यूम स्पाइक नजर आ गया तो वहां से हमारा ये काम बन सकता है, इसको हमने नजर डालनी है। जब 15 मिनट में एक वॉल्यूम स्पाइक थी, वहां से सेल बनी थी। 5 मिनट में देखें यहाँ पे क्या सिग्नल है। इस तरह मल्टी टाइम फ्रेम्स के अंदर जाएंगे ना तो आपको अलाइनमेंट के साथ साथ कंफर्मेशन नजर आ जाएगी। अच्छा, इधर एक और चीज मैं लगा दूं, ये आपके पास जो कैंडल है इसमें लगा क्लाइमेटिक वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट कैंडल लो वॉल्यूम के साथ उसका लोअर एक्सट्रीम तोड़ के बेरिश क्लोज होती है। कौन सा सिग्नल हुआ होता है ये? रिवर्सल का सिग्नल ही होता है ना जी। यानी प्राइस जहां से ऊपर जा रही थी, एटलीस्ट इसके बाद अगर यहाँ पे कोई इस तरह की कैंडल बन गई है तो कम से कम अपने ऑर्डर ब्लॉक तक वो जरूर आएगी उसके बाद। पांच मिनट में हमारे पास एक और इन्फ्लुएंस आ गया जी, इधर क्लाइमेटिक वॉल्यूम लगा है। अब इन वॉल्यूम्स को भी अब छोड़ दें, इसको देखें, ये तो पीछे सारे वॉल्यूम्स की बनिस्बत बड़ा है ना, टॉप आके लगा है कैंडल में। अब इस कैंडल के ऊपर जस्ट क्या है जी, बड़ा वॉल्यूम लगा है। एंट्री क्या हम सेल की ले सकते हैं? यस और नो? यस और नो बताएं जरा। जिस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम लगा है, ये जो ग्रीन कैंडल है रेजिस्टेंस पे थी, तो क्या एंट्री ली जा सकती है? बिल्कुल ठीक है, इस पे एंट्री हम नहीं करते। लेट्स शिफ्ट इनटू द 3 मिनट। अब 3 मिनट में अगर हम देखें तो यहां पे क्या है, एक ग्रीन कैंडल है, बड़े वॉल्यूम के साथ है। नेक्स्ट कैंडल उसका लो तोड़ के क्लोज हुई है नीचे। क्या यहां से एंट्री ली जा सकती है? किस चीज के कंसेप्ट पे हम यहां पे आ रहे हैं? 15 मिनट के। वॉल्यूम स्पाइक कहां पे थी? 15 मिनट पे। उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, याद रखें। 15 मिनट को क्या किया जा रहा है? ब्रेक डाउन। 5 मिनट में हमने क्या किया था? एक कैंडल में वॉल्यूम देखा था जो कि ग्रीन कैंडल थी, उसमें बड़ा वॉल्यूम था। लेकिन मैं आपको दोबारा वापस लेके चलता हूँ, ये चीज समझानी बड़ी जरूरी है। 15 मिनट में हमने इधर देखा कि एक बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है, हाई के ऊपर आकर ये वॉल्यूम लग गया। अब वाकई ये वॉल्यूम सेल का है ये नहीं है, इसको कंफर्म करना। देखा ना, नीचे भी तो थोड़ी सी वीक है ना इसके। हो सकता है
कि प्राइस नीचे ना आती, इस डिमांड को टेस्ट करके वापस ऊपर चली जाती। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बाय का लगा होता, यानी ये जो बड़ा वॉल्यूम हुआ इधर, ये इधर जब प्राइसेस नीचे थी तब लगा होता, हो जानी थी ना गड़बड़ पूरी की पूरी। तो हम 5 मिनट को चेक कर चुके हैं कि कैंडल में जो वॉल्यूम बड़ा लगा है ना, वो ऊपर लगा है, रेजिस्टेंस एरिया में लगा है। अगर रेजिस्टेंस एरिया में वॉल्यूम लग रहा है तो इसका क्या मतलब है, सेलर्स आर अब्सॉर्बिंग द डिमांड। 3 मिनट में थे बाय द वे हम। 3 मिनट में आपके पास एक सिग्नल बन गया, रिवर्सल सिग्नल है ये। यहां से आप ट्रेड लगा सकते थे, यस और नो। रेड कैंडल जब यहां पे क्लोज हुई तो इधर से आप एंट्री लगा सकते थे या नहीं, यस यस यस, ओके, सब लोग लगा सकते थे। मतलब ये एक वैलिड ट्रेड सेटअप है। टारगेट क्या होना चाहिए था जी, बहुत ही आसान एक रूल मैंने आपको बताया था। रिवर्सल का सिग्नल जब ये जो मान के चल रहे हैं कि यार इसके ऊपर, मतलब अगर कैंडल ये रहती तो ये सेल नहीं करते हम, लोअर एक्सट्रीम को तोड़ दिया कैंडल ने, नीचे आ गई तो क्या कर लिया हमने, सेल कर दिया। अब यहाँ पे सारी वेव को चलने दें, जहां पे हम ये देखें कि कोई भी लोएस्ट कैंडल इसका हाई तोड़ के मार्केट क्लोज कर रही है ऊपर, हम उसका क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे फौरन। सारी कैंडल देख लें, किसी का भी हायर एक्सट्रीम मार्क कर लें, किसी का भी हाई टूट के मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पे आके जब एक डबल बॉटम बन रहा है, इधर क्लोजिंग हुई है, इधर आप निकल जाएं। या वैसे भी जब इस कैंडल में देख लिया कि बड़ा वॉल्यूम लग गया यार, तो इधर से डाइवर्जेंस आ गया कि नॉन एडजेसेंट पीएम के अकॉर्डिंग तो देखें ना, इतना बड़ा वॉल्यूम ऊपर नहीं लगा जितना यहाँ पे लग गया है, तो इसका मतलब है कि बाइंग स्ट्रॉन्ग होगी है, निकल सकते हैं। इस कैंडल पे भी निकल सकते हैं इटसेल्फ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये जो है ना बहुत बड़ा फटा हो गया, पंगा चल गया, इधर से आपने एग्जिट नहीं किया कि यार इतना प्रॉफिट आ रहा था तो सारा गया, आप फिर अक्सर देखा होगा ना, व्हाइट लाइन ऐसी लगा के रखी होती है मैंने, आप यहाँ पे एक लाइन लगा सकते हैं कि यार ये आपकी सप्लाई है, इधर से प्राइस दोबारा एक पुल बैक दे सकती है। इधर आए कुछ मजीद लेयर्स आप ऐड कर लें, यहाँ पे वापस आपको रिटर्स मिले, इधर आप जाके एग्जिट कर दें सुकून से, आराम से, तसल्ली से। एक और मेरी बात सुने, आपको रीटेस्ट के ऊपर एक अदद नो सप्लाई और एक अदद साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल भी मिल रही है। इफ यू थिंक्स के आपका इस जगह पे स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, ऑफ कोर्स विच इज बिगर, अब 43 पिप्स है, यू हैव टू मैनेज योर लॉट साइज। देखिए ट्रेड एक्यूरेसी ज्यादा ना, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप आ रहा है, इसमें विन के ही चांसेस हैं, लॉस के कम है, तो आप उस ट्रेड में घुस जाए, बस लॉट साइज छोटा कर लें। मार्केट तो सारा दिन चलती रहती है ना, आपको जो लग रहा है कि ये ट्रेड मेरे लिए सही नहीं है, उसको आप छोड़ दें, स्किप कर दें। एक ट्रेड छोड़ देने से क्या, कौन सा आप मार्केट में आपका नुकसान हो जाना है। आपको इस कैंडल ने सेल में से क्लोजिंग का भी इशारा दे दिया और बाय का भी इशारा दे दिया, दोनों दोनों इसने इंडिकेशन दे दी। वॉल्यूम स्पाइक पे टॉप से हमने सेल एंट्री का रीजन देखा, नीचे से बाय का वॉल्यूम स्पाइक जिसने के पीछे से स्वीप भी किया है, और एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, विच मीन्स इट हैज सम पावर। वॉल्यूम स्पाइक की कुछ समझ आइए किस तरह से ब्रेक डाउन किया जाता है? क्यों भाई, वॉल्यूम स्पाइक की समझ आई है, कोई नहीं आई? आ गई है, सब लोग बताएं ना जरा, 4-5 लोग ही बता रहे हैं बस, बाकी किधर है? जिसको नहीं आई वो नो लिख देंगे यार, मुझे नहीं आई, कौन सी मसले वाली बात है, बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अच्छा फिर तो गुड है, बस ठीक है, आगे चलते हैं फिर। वॉल्यूम स्पाइक को किस तरह ब्रेक डाउन किया जाता है, दिस वाज अबाउट दैट। ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी, ब्रेक एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री।
Trend line attract retail traders. Smart money often breaks these trend lines to correct liquidity, then reverses. After trend line break, wait for lower time frame change of character to confirm reversal. Enter on the next pullback. इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ इस तरह से है कि मान लें प्राइसेस जो है इस तरह से चल रही हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि जनाब ये आपकी ट्रेंड लाइन लग रही है और मार्केट जाके इस ट्रेंड लाइन को ऊपर को फेक ब्रेकआउट करती है, नीचे आती है और नीचे आके ये जनाब वाला आपको चेंज ऑफ करैक्टर दे देती है इसके नीचे। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप हो गई, पुल बैक को फिर यहाँ से एंट्री, ये सेल, यही सेम कंडीशन बाय में। अब यहाँ पे ज़रूरी है कि ट्रेंड लाइन ऐसे हो, यहाँ पे आके कोई आपको, मैंने कभी ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं की वैसे जनरली, आपको वैसे लिक्विडिटी की पहचान हो जाती है, इस तरह की रेंज बनी होती है, हॉरिजॉन्टली कैंडल्स होती हैं, तो उनसे आप आइडिया लगा सकते हैं। इसको जाके देखते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप पे किस तरह से एंट्री होती है। तो सिर्फ एक वॉल्यूम स्पाइक है किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे, किसी भी लिक्विडिटी पूल पे, किसी फेयर वैल्यू गैप पे, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है। जैसे ये एक वॉल्यूम स्पाइक थी एक लिक्विडिटी पूल के ऊपर, इस तरह से। अभी हम जो नेक्स्ट चीज़ जिसके लिए आए हैं वो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ब्रेक एंड उसके बाद चेंज ऑफ करैक्टर भी हो। तो मान लें कि जी यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लग रही थी, ये कुछ इस तरह से। अच्छा, ये एक ट्रेंड लाइन हमने लगा दी, इसको प्राइस ने ऊपर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आ गई, गल्फिंग कैंडल लग गई, नीचे क्लोजिंग होगी। अब चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ, दिस मैटर्स अ लॉट मच। इसके नीचे आके प्राइस ने क्लोजिंग नहीं की हुई 2 कैंडल्स की, राइट। हम इसको अगर 1 मिनट में शिफ्ट करें, क्या ये क्लोजिंग हुई है 2 कैंडल्स की या नहीं हुई? टेक्निकली यस, 2 कैंडल्स क्लोज्ड हैं, लेकिन हम आसानी से समझने के लिए इसको 3 मिनट में रखते हैं। हम देखा है कि यार ये जो है ना वो चेंज ऑफ करैक्टर वगैरह हो चुका है, ऊपर से लिक्विडिटी भी स्वीप है, वॉल्यूम भी बड़े लगे थे, अच्छा ठीक है। इस जगह पे बड़ा वॉल्यूम लगा, नॉन एडजेसेंट प्राइस मूवमेंट एनालिसिस को देखा तो उसने कहा कि नाउ प्राइसेस आर बुलिश। बट हम क्या करते हैं, इधर से निकालते हैं सिंपली। देखें चेंज ऑफ करैक्टर मान लिया गया, हो गया चेंज ऑफ करैक्टर 1 मिनट में, देखें ना, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमने देखना होता है ना सिग्नल वगैरह स्कैल्पिंग के लिए। अगर बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड चलानी है फिर तो सारी बात है, हमें 15 मिनट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम भी। अब हमने इधर क्या निकालना है भाई, इस लास्ट इंपल्स के ऊपर लगाना है रिट्रेसमेंट टूल, जो हाई से लो की तरफ लगेगा। अब इसमें गौर से अगर आप थोड़ा देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि प्राइसेस ऑलमोस्ट अपने प्रीमियम एरिया से भी ऊपर जाके सिग्नल दे रही हैं बार बार। एंड ये एक अच्छा जोन है, अच्छा एरिया है जहां से आपको सेल की ट्रेड करनी चाहिए। अब कहाँ पे सिग्नल बना है ये हमारे लिए मेन चीज़ ज़रूरी है। हमें पता भी तो हो ना, मार्केट ऐसे ही घूमती रहे ऊपर नीचे हमें पता ही नहीं चले। इन लाइंस को मैं यहाँ से हटा के आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे एक बड़ा वॉल्यूम लगा है, प्राइस ऊपर जा रही है, टॉप पे जाके अगेन इसी का रीटेस्ट, और यहाँ से ही फिर नो डिमांड और साइन ऑफ वीकनेस, नो डिमांड प्लस साइन ऑफ वीकनेस, अगेन ड्रॉप।
ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए तो आप वहां से एक एंट्री कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद एक पुल बैक पर भी एंट्री की जा सकती है। जिस तरह से ये अभी चल रहा है, ये पुल बैक पे गई हुई है ना प्राइसेस। ये सिग्नल कैंडल है हमारे पास, ये इसके सेकेंडरी टेस्ट वगैरह हुआ है यहाँ पे। हाई वॉल्यूम रिजेक्शन प्लस लो वॉल्यूम कंफर्मेशन एंट्री। दो तरह की रिजेक्शन होती हैं। एक तो सिर्फ कैंडल होती है, उसमें आपको विक नजर आ रही होती है, यानी एक कैंडल बनी, ये कैंडल है जी, इसमें नीचे विक आ गया। एक कैंडल है उसमें नीचे वॉल्यूम भी बढ़ा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। एक रिंग में सिर्फ 2 पहलवान फाइट कर रहे थे और एक रिंग में 200 पहलवान फाइट कर रहे थे। ज्यादा हजूम कहाँ पे इकट्ठा होगा? इस जगह पे ना, राइट, जिस जगह पे ज्यादा पहलवान है, ज्यादा उनकी जो है वो अवाम शौकीन देखने आई होगी उनको। यही सेम चीज इधर है, इधर वॉल्यूम बढ़ा है ना, विक भी उसी की ज्यादा पावरफुल कंसिडर की जाएगी। A strong rejection candle on high volume shows smart money rejection. If followed by a small low volume candle, it signals no interest in continuing the previous move. ये पता क्या कहा जा रहा है, इस चीज को गौर से देख लेना और समझ लेना। आपके पास एक सेलिंग बैकग्राउंड है, ये लास्ट पे आके आप देखते हैं कि एक स्मॉल लो वॉल्यूम कैंडल बन जाती है। स्मॉल से मुराद इसके अंदर ही रहे, इसके विक्स के ऊपर ये नीचे ना जाए। इसको कहते हैं एक कंफर्मेशन कैंडल, एक सिग्नल कैंडल। इसको कहा जाएगा रिजेक्शन कैंडल, जिसमें वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। इस कैंडल में वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, इसकी विक पीछे मौजूद रेड कैंडल की विक से नीचे नहीं जानी चाहिए। Enter when the next candle confirms reversal, ideal around OB fair value gap spring you that zones swing high swing low boss level। मतलब वही सारे लेवल्स के करीब ये देखना है। इसको इधर ले आते हैं। अब ये सबसे काम की चीज हमारी शुरू होती है। ये एक लेवल है कि यहां से हमें बाय करना चाहिए। अभी नो, बाय करने के लिए एक तो हमें नजर आ रहा है कि यार ये रिजेक्शन लागी है। अभी आप देखेंगे ये नीचे इसको तोड़ देगी, ये विक वगैरह टूट जाएगी। मतलब कहना तो अच्छी बात नहीं है इस तरह से, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इसको जो है ना तोड़ देगी। वाई? क्योंकि भाई ऊपर एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। ये रिजेक्शन कैंडल तो लगी है, बट इसके बाद कंफर्मेशन भी नहीं बनी। अगर बन भी जाती वैसे भी वो हमारे काम की नहीं थी होनी। इधर अगर कंफर्मेशन बनती है तो ये पास ही तो इसके रेजिस्टेंस पड़ी है, जिसको आप SBR कहते हैं, तो हमारे काम की नहीं है वो। अच्छा, अभी यहाँ पे कौन सा एरिया है जो हमारे लिए ट्रेड करने के लिए बेस्ट है? या तो ये एरिया हो सकता है स्कैल्प ट्रेड, सिर्फ यहां तक
सूटेबल एरिया यहाँ पे है। इन सारी लिक्विडिटीज का प्राइसेस स्वीप करें और यहाँ पे आके एक सिग्नल मिले तो इधर से हम इसमें बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। 35-36 से 35-40 के दरमियान, ये जो 38 वगैरह है इस तरह से। हाई वॉल्यूम वाली एक रिजेक्शन कैंडल लगे, उसके बाद लो वॉल्यूम के साथ एक बुलिश कैंडल बने, उस पर हमारी एंट्री होती है। और अगर बाज़ औक़ात जैसे ये भी सेम करंट कंडीशन एक चल रही है, इस तरह की कंडीशन में मतलब एक हाई वॉल्यूम वाली कैंडल बन गई, उसके अंदर एक लो वॉल्यूम से बन गई, फिर दोबारा से कंफर्मेशन बनी, उसका क्या करना है वो भी आपको बताता हूँ। पहले आप जो हमारे पास सबसे प्यारी एक कंडीशन है उसको देखें। एक हाई वॉल्यूम रिजेक्शन कैंडल और उसके बाद फिर एक लो वॉल्यूम के साथ उसके अंदर बनने वाली कैंडल। अच्छा, यहाँ पे वो तो काफ़ी है, नो सप्लाई वाली तो काफ़ी बनी हुई है, लेकिन हम जो ढूंढ रहे हैं वो है हमारे पास रिजेक्शन कैंडल हाई वॉल्यूम वाली। लुक एट दिस वन। अब इसकी ना मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताने लगा हूँ, ये गौर से सुन लेना। रिजेक्शन कैंडल प्लस कंफर्मेशन कैंडल कैसी होती है? वो जब कह रहे थे ना कि कौन सी कैंडल पे एंट्री लेनी है, तो सबसे पहली जो टाइप है वो सुन लें। चले मैं आपको ना ये तरतीब से बताता हूँ, बाद में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा आपको। रेडी हैं? सबसे पहला रिजेक्शन प्लस कंफर्मेशन, इसकी टाइप्स। पहली इसकी जो टाइप है उसमें क्या होता है, अब बाय के बताने लगा हूँ। सबसे पहले बाय के देखते हैं, फिर सेल के देख लेंगे। एक बड़ी कैंडल हो इस तरह की, पीछे इसकी छोटी छोटी कैंडल्स हैं। अब बैकग्राउंड सारा आपने, मैं आगे भी जितनी टाइप से बताऊंगा ना सबका यही रहना है जो मैं इसका बना रहा हूँ। ये एक कैंडल बन गई जिसमें नीचे वॉल्यूम है, ये वाला बड़ा सारा वॉल्यूम लगा है, अल्ट्रा हाई, पीछे कैंडल्स में ये वॉल्यूम्स है। इसके बाद एक कैंडल बनती है जिसके नीचे वीक है और ये इस तरह की बुलिश क्लोज हो गई और इसका वॉल्यूम ये है। दूसरी टाइप, अब सिर्फ मैं ये वाली कैंडल बनाऊंगा, पीछे से आपने बैकग्राउंड वही कंसिडर करना है जो नंबर 1 में हमने बनाया। सारे सिग्नल कैंडल्स हैं, इनकी मैं आपको प्रोबेबिलिटीज भी बताता हूं। इसमें वॉल्यूम छोटा, इसमें वॉल्यूम बड़ा, ये भी ओके है। इसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड नंबर, ये कंडीशन है। इधर लगी हमारे पास एक ये रेड कैंडल। अब ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। वाइकॉफ के एंट्री सिग्नल जो है ना वो वाले। अच्छा, इसको बाद में बनाएंगे, इसको जो है ना बाद में रखेंगे। यहाँ पे हम रखते हैं कि इधर से ये एनगल्फ कर दिया, यानी पीछे वाली जो रेड कैंडल थी उसका हाई तोड़ दिया। रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं कि ये बड़ा सारा वॉल्यूम था इसमें। अब ये सारी जो कैंडल्स हैं ये किसी ऑर्डर ब्लॉक पे बन रही हैं, किसी आरबीएस या एसबीआर पे, सॉरी बन तो ये सारी बातें सपोर्ट पे रही होंगी, आरबीएस पे बन सकती हैं और किसी भी डिमांड पे। ओवरऑल आप कंसिडर करें किसी भी डिमांड पे जहाँ से आपके पास ये ऊपर बैकग्राउंड ये, यानी टारगेट लेने के लिए कुछ ना कुछ रूम मौजूद है, सबसे ज़रूरी वो बात है। फोर्थ वन आपके पास जो कंडीशन है वो बन सकती है जी, यहाँ पे एक रेड कैंडल है,
रेड कैंडल के बाद यहाँ पे अगेन एक डोजी बन गई, या फिर इसके बाद अगेन एक छोटी सी बॉडी वाली इस तरह की कैंडल बन गई, और इन सब के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ गई जिसके नीचे विक है और ये इस तरह से बन जाती है। इस कंडीशन के अंदर कितनी की इसकी एक्यूरेसी होगी, कितनी की वैल्यू होगी। मैं जो लिखने लगा हूँ गौर कीजिएगा, मैं बल्कि कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको हाईलाइटेड रहे। 95%, ये वाला आपके पास 75%, 80%, ये वाला 60 to 70%, डिपेंडिंग अपॉन कि इसने जो है वो दरमियान में कितनी डोजीज बनाई और डोजीज की शक्ल कैसी थी। ये आपके बाय सिग्नल हैं। सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या है, सबसे जो मेन रूल है ना, सबसे पहला जो रूल है, सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। दूसरा रूल, अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे इसको लिख लेना। पहला रूल, सेलिंग बैकग्राउंड एटलीस्ट ऊपर आपके पास टारगेट लेने के लिए, यानी ये जो सिग्नल बना है ये होना चाहिए 20 से 30 पिप्स का। ऊपर जो ट्रेडिंग आपका प्रॉफिट लेने के लिए रूम है वो आपके पास, यानी यहाँ तक टीपी लेने के लिए 80 से 100 पिप्स होने चाहिए। अगर नीचे आपका एसएल सिर्फ 15 पिप्स का बन रहा है तो आप ऊपर जो है वो टारगेट 30 से 50 पिप का भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, मतलब ओवरऑल तो आपने अपना रिस्क रिवार्ड को मेंटेन रखना है, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके अलावा 2RR जहाँ पे बन रहा है बस वो आपने देखना। अच्छा, पहला रूल सेलिंग बैकग्राउंड। दूसरा रूल, ये जो सेल की कैंडल है लास्ट वाली आके ये थोड़ी सी बड़ी वाइड रेंज कैंडल बने। तीसरा रूल, अगर ये किसी एरिया को स्वीप कर रही है, कहीं से लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही थी और इधर आके ये कैंडल बनी जिसने इन सब लिक्विडिटी को स्वीप किया, यहाँ पे कोई डिमांड थी उसको टेस्ट किया और ये वापस इधर सिग्नल बना दिया, यहाँ से पाया किया और इधर आप टारगेट ले रहे हैं। इसके अलावा फोर्थ या थर्ड वन में एक और कंडीशन ले लें कि अगर कोई हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे आके ये सीन बन जाता है, यहां से भी आप बाय कर सकते हैं। अब 3 चीजें हमने देख ली, सेलिंग बैकग्राउंड, दूसरा रेड कैंडल का वाइड रेंज होना, नीचे विक होना, इसी तरह से। चौथा अभी बताता हूँ, तीसरे में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए या फिर किसी हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड एरिया का टेस्ट होना चाहिए। चौथे में आपने ये याद रखना है कि कंफर्मेशन कैंडल क्लोज, 1 सेकंड भी रह गया तो आपने एंट्री लेनी, कैंडल क्लोज हो जाए एंट्री तब होगी। क्लोजिंग से पहले एंट्री नहीं हो सकती। अब इनके ऊपर एंट्री का एक क्राइटेरिया समझ लें कि भाई ये कैंडल बनी, क्या फौरन एंट्री लगा देनी है। अब ये तो मैंने आपको जो बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहे ले ले। अभी मैं आपको इनका जो है ना एंट्री करने का, इनकी जो है ना पॉसिबिलिटी सारी वो बता देता हूँ, किस तरह से आप इनके ऊपर एंट्री से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, ये भाई साहब इसमें विक क्या और ये फर्स्ट नंबर था। इसके बाद तो प्राइसेस आपको अगर मिलती हैं, यानी नीचे आ रही हैं, अगली कैंडल स्टार्ट होते ही नहीं एक एंट्री अपनी इधर से लगा देनी है। अब इसमें भी मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट का बताया हुआ था कि किस तरह से आप एक ही एंट्री के अंदर ज़्यादा लॉट साइज लगा के अपना प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हैं। यानी आपने अगर $50 का रिस्क लेना है और आपका स्टॉप लॉस बन रहा है टोटल ये 20 पिप्स का, आप इसमें ट्रेड लगा सकते हैं 0.25 लॉट साइज। ठीक है, अब इस जगह पे आप उसमें से सिर्फ लगाएं 0.1। ठीक है, 0.1 एक लॉट इधर से ही ओपन कर दी। अगली कैंडल स्टार्ट होती नीचे आएगी यहाँ तक, इस जगह पे टच, इसकी बॉडी तक, फिर वाली गैप को फिल करने, बेसिकली इनएफिशिएंसी इंबैलेंस को फिल करने। अब यहाँ से अगर आपका स्टॉप लॉस नीचे को अगर आप मेजर करें, वो बन रहा है, मान लो कि 12 पिप्स बन रहा है, 15 पिप्स बन रहा है। अब उस 12 पिप्स पे आपको अगर आप लगाते हैं बाकी 0.15 की लॉट, 12 पिप्स पे आपको कितना लॉस होगा? ऑलमोस्ट $17 का। आप टोटल कितना रिस्क लेना चाह रहे थे? 50 का। ऊपर से एक 10 की लॉट आपने लगाई हुई है, 20 पिप का उसमें रिस्क है, यानी $20 और $17 कितने हो गए आपके? 37। $13 मजीद आप रिस्क यहाँ से ले सकते हैं। तो $13 अगर आप ले रहे हैं, 12 का यहाँ पे
आप 12 पिप्स का एसएल बन रहा है इधर से, तो आप एक 0.12 की लॉट मजीद लगा सकते हैं। यानी जहाँ पे आपकी टोटल 0.25 लगनी थी, वहाँ पे अब आप 0.37 की टोटल लगा रहे होंगे, और यहाँ से आपकी इधर से भी 2 एंट्रीज होंगी, एक इधर से होगी। यानी अगर नीचे ना भी आए, इधर से ही चला जाए तब भी आप प्रॉफिट में, नीचे आके जाए तो आप और ज़्यादा प्रॉफिट में है, रिस्क भी कम है, सेम रिस्क से। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बाकी कैंडल्स में भी यही सेम सिनेरियो है। रीटेस्ट पे एंट्री किस तरह ली जाती है, सिग्नल बनने के बाद एंट्री किस तरह ली जाती है, एक ही एंट्री में किस तरह से ज़्यादा लेयर्स ऐड करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, इस बारे में आपको पता लग गया कि कौन नहीं लगा? यस जी सर, क्लियर। आपको कुछ लग रहा है कि कुछ रीजनेबल चीज़ आपको मिली है? मैं इनके आपको अभी इधर लाइव इसके अंदर दिखाता हूँ, इनके सीन जो है ना वो दिखाता हूँ अभी आपको। ये बड़ी काम की चीज़ें हैं यार, आप पता नहीं इनको क्या समझते हैं, इनको मैं हाइड कर रहा हूँ। अभी देखें, इधर आते हैं, किधर थे हम भाई शहजादे, आजा। गोल्ड हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, अच्छा नीचे आना पड़ेगा। हाँ भाई, इधर ही थी बनी हुई वो कैंडल जिसको हम कह रहे थे वो लो टूट जाएगा। कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स गुजरे हैं। हाँ जी, सेपरेट लगाना है जी सब कैसल, सेम जगह पे सेपरेट 1 बाय 1 लगेगा। क्यों भाई? हमने यही बोला था कि ये नीचे आ जाएंगे प्राइसेस, इवन देयर वाज हाई वॉल्यूम, बट आई वाज कॉन्फिडेंट सो मच के ठीक है भाई सेल होगा यहाँ से। ओके, लेकिन अब आप पूछें कि सर एडे ही सियाने हो तो फिर इसे सेल क्यों नहीं किया, जो ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी कि टुट जाना है इसने, तो तुसी सेल क्यों नहीं किया? तो भाई यहाँ पे अगर हम इस पे सेल करें तो हमारा टेक्निकल स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर आता है, इस जगह पे, इसी कैंडल के ऊपर जिसकी विक टूट रही है। स्टॉप लॉस छोटा है, यहाँ पे हम अगर एंट्री ले रहे हैं इस पे सेल स्टॉप लगता होता है। एक MT5 में ना सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट, बाय स्टॉप लिमिट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस पे लगता होता है सेल स्टॉप ऑर्डर, तो वो लगाते हैं इस पे। एंड वी आर इन क्लास, वी हैड बेस्ट एंट्रीज टुडे। हमने अपनी दोबारा से कोई नई एंट्री, कोई नया पंगा नहीं लिया। यहाँ पर ट्रेड्स लगाई जा सकती हैं, रिमेंबर। चलें, आपको जो मैं बता रहा था अभी कि ये सिग्नल वगैरह हैं, तो ये अच्छा उनमें देखें, इधर हमने कुछ बनाया हुआ था, इसमें से अभी देख लेते हैं इधर कौन कौन सा सामने नज़र आ रहा है। ये क्या इधर इतना कुछ हुआ भाई, सबको इधर हाइड करते हैं, सिर्फ कैंडल्स नज़र आए हमें ना, राइट, ताकि इतना कुछ जो लगा हुआ है इसको हाइड कर दें हम, और ये जो मेन चीज़ है वो नज़र आए। अच्छा जी, नोट कीजिए, ये कैंडल मौजूद पड़ी है सामने आपके, रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, प्राइस ऊपर जाके एनगल्फ करके क्लोज हुई हुई है। यस, अब इसके नीचे छोटी सी विक मौजूद है, इसके नीचे मैंने विक नहीं लगाई। विक हो तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर विक ना हो और एनगल्फ हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन एक्सीलेंट नहीं है। ये कंडीशन एक्सीलेंट है। अब इनके वॉल्यूम्स के बारे में बात हो रही थी ना, इनके वॉल्यूम्स के बारे में बात हो रही थी। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इस कैंडल में और इस कैंडल में वॉल्यूम हमने कहा था कि हाई होना चाहिए, राइट। जो रेड कैंडल्स हैं सारी, उनमें हमने वॉल्यूम हाई लिया ना अभी तक। इधर एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये वाली कंडीशन और ये वाली, इन दोनों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है,
क्योंकि इन्होंने एनगल्फ किया हुआ प्रीवियस रेड के हाई को तोड़ के क्लोजिंग दी हुई है, तो इनमें वॉल्यूम हाई भी आ सकता है, पिछली रेड की बनिस्बत हाई वॉल्यूम भी आ सकता है। और हाई वॉल्यूम आ जाए तो हम यहाँ पे सेल कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे कि इनके ऊपर विक नहीं होनी चाहिए। इतनी की विक आ सकती है, इतनी की विक हो सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन नीचे विक जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। जैसे इस कैंडल के ऊपर विक है छोटी सी, इतनी की चलेगी, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर छोटी सी विक ना होने के बराबर, ये इतना का चलेगा। थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर सिनेरियो के अंदर जिन कैंडल्स ने रेड को एनगल्फ किया हुआ हो, जो क्लाइमेटिक कैंडल बनती है, जिस कंफर्मेशन कैंडल ने उस क्लाइमेटिक कैंडल को ऊपर को एनगल्फ किया हो, उसमें हाई वॉल्यूम भी आ सकता है, तब भी ये सेटअप वैलिड होगा। इस कैंडल को कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल। अब मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स भी ऐड करके दिखा देता हूँ, एंड आई होप कि आपने इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो ले रखे होंगे ऑलरेडी। और मज़ीद आप जो है अभी देखिए, इधर वॉल्यूम ऐड करते हैं। आ जाओ भाई, तुम क्यों गायब हो गए हो। ये इस कैंडल में वॉल्यूम देखें, बिल्कुल छोटा वॉल्यूम है, रेड कैंडल है, छोटे वॉल्यूम के साथ बनी हुई है। ग्रीन कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ एनगल्फ करके ऊपर गई और उसमें वॉल्यूम बड़ा है। अब हमने चूंकि इस सिनेरियो के अंदर ये कंसिडर किया है, ये सारे जितने भी हमने देखे थे कि बैकग्राउंड सेल में होना चाहिए, रूल जो मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट रूल क्या था? बैकग्राउंड सेलिंग। दूसरा, इस रेड कैंडल का थोड़ा कंपैरेटिवली साइज में बड़ा होना। तीसरा, इसका किसी एरिया ऑफ लिक्विडिटी या किसी एरिया ऑफ डिमांड को टच करना। अब इधर देखा जाए, अगर इस जगह पे किसी एरिया ऑफ लिक्विडिटी या किसी एरिया ऑफ डिमांड को इसने टच किया है, यस और नो में मुझे जवाब दें फटाफट से। इस रेड कैंडल ने किसी एरिया ऑफ डिमांड या किसी एरिया ऑफ लिक्विडिटी को टच किया है या नहीं? अभी पता चलता है ना आपका कितना का दिमाग काम करता है। ओके, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेजॉरिटी ने ठीक ही जवाब दिया है कि इसने किसी भी एरिया ऑफ लिक्विडिटी को ना तो स्वीप किया है, क्योंकि लिक्विडिटी तो इसके नीचे है, ना तो स्वीप किया है, ना तो डिमांड को टेस्ट किया। यहां पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा? दिमाग की खिड़कियां खोलें, आपको बताया था इफ अ ट्रेंड इज इन डाउन साइड डायरेक्शन, अगर नीचे आके उसमें क्लाइमैक्स लगता है, उसके बाद रिएक्शन आता है जो सेकेंडरी टेस्ट होगा। अगर तो क्लाइमैक्स में अच्छा वॉल्यूम ऑलरेडी लग चुका है तो सेकेंडरी टेस्ट में बड़ा वॉल्यूम लगने के चांसेस कम हैं। याद आया कि कौन नहीं आया? क्यों भाई बता दो, याद आया कि नहीं आया? क्या वो सेम चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है? क्या मेरा आपसे जो वादा था आज से 1.5-2 महीना पहले कि आई विल टीच यू इन अ वे ईच मूव विल टेल यू इटसेल्फ कि व्हाई आई एम हियर, ईच रीजनेबल मूव ऑफ कोर्स। चलें, और कुछ चीजें ढूंढते हैं जो मैंने आपको लिख के दी हैं। इनकी आज वाली क्लास, पीछे जितनी क्लासेस हो चुकी है ना, उतनी 10 दफा और भी आ जाए ना तो आज वाली क्लास उन सब पे वजनी है। ऐसे ही नहीं मैंने ये बात कह दी, देयर इज रीजन फॉर इट। अच्छा, इधर आ गया ना, पहले ये मैं आपको बता दूं, ये नो डिमांड और नो सप्लाई वाला जो है ना, ये भी आप पढ़ लें, और इसके बाद जो है ये सारे कंप्लीट कर लें, फिर उसको देख लेते हैं, मजीद कैंडल को जो है ना देख लेते हैं। नो डिमांड में ये होता है, आपको पता ही है नो डिमांड कैंडल का, ये जो नो डिमांड कैंडल है किस तरह से होती है। इसके बाद एक नो सप्लाई होती है, इन दोनों के बाद अगर कुछ साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो अगर मतलब कोई नो डिमांड बनी है उसके बाद साइन ऑफ वीकनेस मिल जाए, नो सप्लाई बनी है उसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाए, तो उस पर भी एंट्री हमारी हो जाती है। मतलब ये जो सेकेंडरी टेस्ट पे अक्सर बन रही होती है, जैसे वो अभी हमने देखी है यहाँ पे, ये वाली वो कहाँ गई, इधर ही कहीं थी वो, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, इस वाली को, ये नो सप्लाई है ना एक, इसमें वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल की बनिस्बत कम है, नेक्स्ट कैंडल साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। ऐसे है कि नहीं है भाई, फटाफट बताएं। तो पूरे एरिया के अंदर, पूरे रीजन के अंदर जो है ना, ये मेथड किसी के पास नहीं है।
लोग सिखाते नहीं हैं, ये है लोगों के पास, मतलब दे नो, एक्सपर्ट्स बहुत बहुत जो है ना बैठे हुए हैं, कोई सिखाता नहीं है। वाइक ऑफ मेथड खास तौर पे VS से जो है ना लोगों को सिखा के चूना लगाया जाता है। अपने स्टूडेंट्स पे मेहनत करना भी जो है ना वो किसी किसी का ही काम होता है, वरना स्टूडेंट्स को क्या पता होता है कि ये चीज़ भी हमें सिखाई जानी चाहिए थी। वो तो बस बेचारे ट्रस्ट करके आए होते हैं ना, उनको नहीं पता होता उनके साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए आई यूज़ टू बी वेरी सिंसियर। एंड आज यकीन करें मैं खुद जो है ना वो ये सोच रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना अभी, ये हमारी जो 1-to-1 मेंटरशिप वाली चीज़ें होती हैं ना, मतलब 1-to-1 क्लासेस होती हैं, उनमें ये चीज़ें मैं सिखाता होता हूँ। एंड आप लोगों से मैंने वो चीज़ भी नहीं छुपाई कि यार ठीक है, आप सिंसियर हैं, आपने 2 महीने मेरे साथ टाइम गुजारा है, सीखने में आपने टाइम दिया है, नाउ यू शुड मस्ट बी एबल टू नो एवरीथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट। वापस आते हैं, नो सप्लाई नो डिमांड वाला कंसेप्ट भी हमने देख लिया। वो जो हम इधर कैंडल्स को ढूंढ रहे थे, इनको ज़रा अप्लाई करते हैं, ये लगी पड़ी है इधर। अच्छा, ये नीचे एक ये बना हुआ है, ये सीन बना हुआ है, ये भी उसी तरह से है, मतलब रिवर्सल है ना इधर से। तो शहजादो देखो ज़रा। अच्छा, हर बार मैं सिर्फ शहजादो कह देता हूँ तो भाई यहाँ पे जो प्रिंसेस हैं वो भी, जो प्रिंस हैं सब के सब भाई, किंग क्वीन सारे के सारे मुखातिब हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ भाई, तो सब गौर कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो बाद में जो फीमेल्स हैं वो कहें जी हमें तो आपने कहा ही नहीं कभी कि आप गौर करें, तो इसलिए हमने गौर किया ही नहीं था। तो मेहरबानी आपकी भी गौर कीजिएगा सब। आ, ये वाला जो सिनेरियो है, यहाँ पे हमने कहाँ बनाया हुआ है ये, इधर कहीं बनाया हुआ है हमने, ये वाला ही बना हुआ है तकरीबन, इसके साथ ही मिलता जुलता है ना ये फर्स्ट नंबर के साथ, जिसको हमने फुल हाई प्रोबेबल कहा है। ऐसे ही है, ये वाला वो बना हुआ है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स नज़र आ रही है, इसके नीचे विक छोटी है, इसमें थोड़ी सी विक मैंने बड़ी बना दी है। विक थोड़ी सी बड़ी हो तो ये अच्छा रहेगा, इसमें भी मैंने आपको ऐसे कहा था, विक नीचे थोड़ी सी बड़ी हो तो अच्छा रहेगा, इसमें थोड़ी सी विक कम है तो खैर है, गुजारा चलेगा। अब इसमें देखें, आपको रीटेस्ट का मौका नहीं मिला, इधर से सिर्फ आपकी जो एक ही एंट्री है उसी को आप लेके चलेंगे, री एंट्री का मौका आपको नहीं दिया गया। बट ऑन द अदर हैंड, यहां पे गौर करें कौन सा सिनेरियो बना भाई। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये सिखाने में, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मैं वाकई वो चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ जो आपको कुछ ना कुछ बना देगी। गौर करें ज़रा, बड़ा वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम, आगे फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, वो तो चलें, एक अलग कहानी है, PMA वगैरह हमने पढ़ा हुआ है। एनगल्फ करके क्लोज होती है, जैसे ये कंडीशन है, इसके नीचे हमने विक बाद में लगाई थी, इसको विक हटा देते हैं, जैसे हमने पहले इसको बनाया था बिल्कुल वैसा बना दिया। इसका बड़ा वॉल्यूम है, नेक्स्ट कैंडल का छोटा वॉल्यूम है। रीटेस्ट पे प्राइस आती है, यहाँ से आप इसमें एंट्री करना शुरू कर देते हैं, और उस एंट्री के बाद आप, पहली एंट्री यहाँ से हो गई, दूसरी आप यहाँ पे जैसे प्राइस रेड की बॉडी को टेस्ट करने आ रही हैं, मतलब ये बात भी याद रखें, जितनी ग्रीन कैंडल रेड से ऊपर निकलेगी उसके बाद प्राइसेस नीचे उतना ही आएंगे जितनी यहाँ पे रेड कैंडल की, अगर इतनी रेड की भी ऊपर विक है तो इस विक के अंदर से आपने बाइंग करनी है यहाँ तक से, ठीक है। और ये कैंडल, ये जो नेक्स्ट कैंडल ना ये वाली, ये मैक्सिमम यहाँ तक आ सकती है, इधर तक। अगर ये इसके भी नीचे आ रही है तो समझ लें कि वीकनेस है, यहाँ पे कोई गड़बड़ है। इस रेड कैंडल की बॉडी के अंदर थर्ड कैंडल का टेस्ट हो सकता है उसकी विक का। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, बाकी भी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। और वाइस वर्सा है, सेलिंग साइड पे कंडीशंस हैं, जैसे मैंने आज आपको बाय की बताई, कल उनको भी डिस्कस कर लेंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और ये वो चीज़ है जिसके लिए आपको इंतज़ार था, और उसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसको जो है ना वो हम रिकॉर्डिंग को क्लोज करते हैं, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग हियर टिल हियर। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।